सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दे दिया है, लेकिन इस फैसले पे राजनीतिक दल में कितनी शर्म आती है। सबसे पहले तो शर्म आएगी, शर्म आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा कुछ अपने आप में रिफॉर्म लेके आए। चाहे जिन भी परिस्थितियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो फैसला किया है, ये बहुत ही अनुकरणीय, स्तुत्य और हर तरह से जो है प्रशंसा का जो है मतलब वो है। और बल्कि इसको जो है और विस्तारित करते हुए एकदम इसको जो है एक प्रकार से कानून की किताबों में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि जैसे बोम्मई वाले मामले को इस साल बोम्मई का उदाहरण देते हुए डिस्टेबलाइजेशन में काफी कमी आ गई, उसी तरह जो है इस तरह राज्यपालों की भूमिका में जो है क्या कहते हैं वो आ जाए। गवर्नर क्या कर रहा है कि डे टू डे जो स्टेट की फंक्शनिंग है, जो ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग है, जो विधानसभा की फंक्शनिंग है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फंक्शनिंग है, उसमें गवर्नर इंटरफेयर कर रहा था। पहले होता था कि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजों के नाम पे कोई बहाना बना के विपक्ष की सरकारें गिरती थी तो राष्ट्रपति शासन लागू होता था, तो उस समय गवर्नर की भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध होती थी, गवर्नर की भूमिका पे सवाल उठता था। या बिल्कुल क्लियर कट है कि एक बार राज्यपाल अगर विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल को वापस कर देते हैं और वो दोबारा पास करके राज्यपाल के पास भेज देती है, तो उसको स्वीकृति देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके बावजूद जो दोबारा स्वीकृति वाला विकल्प के बाद जब राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने अपने से उसको रद्द किया अपनी टीम की सलाह पर, या केंद्र सरकार की सलाह पर रद्द किया। इससे पूरे आपके संविधान की अवहेलना हुई है। कुल मिलाकर ये जो फैसला है, इस फैसला में जो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर ही नहीं, क्या राष्ट्रपति महोदया अपने विवेक से काम कर रही थी, ये उस पर भी एक सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। इनडायरेक्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तो कुछ नहीं कहा। तमिलनाडु सरकार बनाम गवर्नर एन रवि कुमार, पिछले साल से ही इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे तमिलनाडु सरकार ने जो 10 बिल पास किए थे लंबे समय तक लटकाकर गवर्नर ने रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की कार्यशैली पे, उनकी शक्तियों पे तल्ख टिप्पणी की और 6 सुझाव दिए, से 6 निर्देश दिए कि गवर्नर को क्या क्या करना है। अगर जनता से चुनी हुई सरकार अगर वो बिल कोई पास करती है सर्वसम्मति से, तो गवर्नर की क्या भूमिका होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इसका इशारा कर दिया। इसमें हम जेपी सिंह साहब से पहले चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन आज इस एपिसोड में इन बिंदुओं के साथ साथ क्या राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी की भी बेइज्जती हुई, क्या है मामला, पूरा समझने की कोशिश करते हैं। जेपी सिंह साहब है, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर। संजीव पांडे साहब है, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर। जरा समझते हैं कि कुछ बातें जो छल के और आनी चाहिए थी बाहर, वो बातें आ नहीं पाई। क्या मसला है, पहले संजीव जी के पास चलते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत संजीव जी से। संजीव जी, स्वागत है आप दोनों का जी। देखिए, आम जन की भाषा में अगर बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें 7 उन बिलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी जिन बिलों को तमिलनाडु विधानसभा के पास करने के बाद माननीय गवर्नर साहब ने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा था और जिन्हें राष्ट्रपति महोदया ने रद्द कर दिया था, वो 7 बिल को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। 2 ऐसे बिल थे जिन पे राष्ट्रपति महोदया ने विचार ही नहीं किया था। तो कुल मिला के 9 बिल ऐसे हैं जो तमिलनाडु विधानसभा के पास किए हुए बिल को जिनकी मंजूरी नहीं मिली थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल मंजूरी दे दी। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला है, इस फैसला में जो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर ही नहीं, क्या राष्ट्रपति महोदया अपने विवेक से काम कर रही थी, ये उस पर भी एक सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। इनडायरेक्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर उनके द्वारा रद्द किए हुए बिल को अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया, उसको वो कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये राष्ट्रपति के कार्यप्रणाली पे भी एक तरह से सवाल उठाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से जो गवर्नर की कार्य पद्धति में जो एक नया चीज जो देखने को मिला। देखिए, गवर्नर शुरू से सेंटर के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। हालांकि संविधान में परिकल्पना की गई थी कि वो सेंटर के एजेंट नहीं होंगे, वो संविधान के एक जो
द्वारा जो उनको एक अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है उसमें वो केंद्र के प्रतिनिधि जरूर होंगे, लेकिन लोकतंत्र संविधान के जो दायरे में बैठ कर वो काम करेंगे। लेकिन होता था पहले, आपको याद होगा कि पहले संविधान सभा पे इस पर डिबेट भी हुआ था इस इशू को लेकर जी। हाँ, डिबेट जब हुआ था तो मैं अभी बता दूंगा, उसमें बहुत डिटेल डिबेट हुआ था। उसमें वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी राय रखी थी, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपनी बात रखी थी, और भी तमाम नेताओं ने बात रखी थी अपनी अपनी कि गवर्नर्स के पास क्या पावर होना चाहिए और इसको कैसे बनाया जाना चाहिए। और बाद में सरकारिया कमीशन ने भी इस पर डिस्कस किया था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हो। दरअसल ये जो गवर्नर का जो पिछले 10 सालों में भूमिका ये हो गई कि गवर्नर क्या कर रहा है कि डे टू डे जो स्टेट की फंक्शनिंग है, जो ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग है, जो विधानसभा की फंक्शनिंग है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फंक्शनिंग है, उसमें गवर्नर इंटरफेयर कर रहा था। पहले होता था कि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजों के नाम पे कोई बहाना बना के विपक्ष की सरकारें गिरती थी तो राष्ट्रपति शासन लागू होता था, तो उस समय गवर्नर की भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध होती थी, गवर्नर की भूमिका पे सवाल उठता था। या उस जमाने में ये होता था कि कोई किसको बुला के शपथ ग्रहण करवाना है, किसको विधानसभा के पटल पे बहुमत सिद्ध कराने में जो गवर्नर की भूमिका की पक्षपाती, कई जगह भूमिका पक्षपाती रूप से देखी गई थी, तो इन बातों पर डिबेट होता था। पिछले 10 सालों में एक नई परंपरा डेवलप हुई जिसकी परिकल्पना शायद संविधान सभा में बैठे हुए लोगों ने नहीं की थी, कि राज्य के डे टू डे फंक्शनिंग पे गवर्नर हस्तक्षेप करेगा। जैसे पंजाब में बजट सेशन जब बुलाने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया, गवर्नर ने कहा कि हम बजट सेशन नहीं बुलाएंगे, हम अनुमति नहीं देंगे बजट सेशन बुलाने के लिए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। मतलब कि राज्य की जनता का मैंडेट, विधानसभा और चुनी हुई सरकार, सबको गवर्नर ने नहीं माना, कहा हम नहीं बुलाएंगे बजट सेशन। ऐसे ही तेलंगाना हो गया, ऐसे ही कर्नाटक हो गया, ऐसे ही केरल हो गया, ऐसे ही झारखंड हो गया। जहां विपक्षी सरकारें थी वहां डे टू डे फंक्शनिंग में जितने भी बिल विधानसभा ने पास किए उसमें से 70 से 80% बिलों को इन राज्यों में रोक रखा है। तेलंगाना में रोक रखा है, आंध्र प्रदेश में रोक रखा है, कर्नाटक में रोक रखा है, और केरल में तो सबसे ज्यादा रोक रखा है। तमिलनाडु के बाद केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो वहां पे थे गवर्नर, अब बिहार के गवर्नर हैं। और झारखंड में भी करीब 5 से 7 बिल जो मेरी जानकारी में है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वहां पे भी गवर्नर ने रोक रखा है। तो ये एक जो नई परंपरा हो गई कि सामान्य रूप से जो राज्य होता है वो राज्य अपने सब्जेक्ट का ही कानून बनाता है, जिसमें 7th शेड्यूल में जो स्टेट का जो सब्जेक्ट होता है उसमें जितने भी हो विषय जो राज्य के खाते में आता है उस खाते पे अपना वो बिल बनाता है। अब राज्य के खाते के बिल पे किसी न किसी बहाने से बैठ जाना, उस पर कुंडली मार के, यानी कि आप डे टू डे जो मुख्यमंत्री या मिनिस्टर्स या वहां की ब्यूरोक्रेसी जो काम करना चाहती है आप नहीं करने देना चाह रहे हैं। एक नई परंपरा एक डेवलप हो गई। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रोक सकते हैं, या तो बिल को डिनाई कर दीजिए, या रोक दें, या प्रेसिडेंट के लिए भेज दें, या विधेयक कर लें, ये चारों में से कुछ करने के बजाय चुपचाप विधेयक करने के बजाय, या क्या कहा जाता है राष्ट्रपति को भेजने के बजाय, और क्या कहा जाता है उसको डिनाई करने के बजाय, या उसकी अनुमति देने के बजाय, आप कुछ नहीं, जब फाइल आया और फाइल लेके चुपचाप बैठे हुए, आप कोई मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। 3-3 साल तक फाइल गवर्नर हाउस में पड़ा हुआ है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनिश्चित काल के लिए इस तरह से, ठीक है आप रोक सकते हैं, विधेयक कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं, लेकिन ये 2 साल 4 साल का टाइम नहीं है, 1 महीने से 3 महीने का टाइम निर्धारित किया अलग अलग पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने। सवाल ये है कि जब संविधान सभा में बात हो रही थी तो संविधान सभा में गवर्नर को लेकर बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था कि आखिर गवर्नर लगाया कैसे जाएगा। पहले सवाल तो ये उठा था। तो पहले सवाल उठा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि गवर्नर का इलेक्शन करवा लो, राज्य की जनता ही चुनेगी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि राज्य की जनता चुनेगी तो पावर का 2 सेंटर बन जाएगा, सीएम भी राज्य की जनता का होगा और गवर्नर भी राज्य की जनता होगा, और दोनों जगह एक ईगो की प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा था कि राज्य विधानसभा में जितने विधायक हैं उनकी सहमति से वो चुन लें कि उनका गवर्नर राज्य का कौन होगा, इस पे भी नई बात बनी। तीसरा था कि राज्य के जितने सांसद हों और राज्य के जितने विधायक हैं वो सारे मिलके एक सेलेक्ट पैनल बना दें, 4 बंदे 5 बंदे का, और वो पैनल इलेक्ट कर ले गवर्नर। वो नहीं हुआ। लास्ट में बाबा साहब ने इसमें इंटरफियर किया, जब सारे सजेशंस के बाद कहा कि इलेक्शन का उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं है, बहुत खर्चीला इलेक्शन हो जाएगा, और जब ऑलरेडी सीएम है तो वहां गवर्नर चुनने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में यही कहा कि ठीक है प्रधानमंत्री जो है और राष्ट्रपति हैं उनके हिसाब से वो होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि संविधान के हिसाब से वो शासन को वहां पे जो जिम्मेवारी होगी तय करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज और भी लास्ट में बोला था, कहा था संविधान चाहे जितना अच्छा आप बना दीजिए,
लेकिन अगर उसको क्रियान्वयन करने वाले लोग गंदे आ जाएंगे तो अच्छे संविधान का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि अभी हो रहा है कि संविधान की कई धाराएं, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर ही नहीं है। संविधान में तो प्रोविजन है कि एज सुन एज स्पीकर के चुनाव के जस्ट बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, लेकिन 2019 से कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है जेपी सर। के लिए गवर्नर का पद संवैधानिक पद होता है, सम्मान का पद होता है, लेकिन आजकल तो कई जगह सुनने में आया है कि वहां विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए काउंटर खुला रहता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये उसकी नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर कार्यशैली तमाम पे सवाल है। और सोचिए कि राष्ट्रपति ने जब रद्द कर दिया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, पास हो गया, तो ये तो बड़ी भारी बेइज्जती हुई राष्ट्रपति ऑफिस की। राष्ट्रपति के ऑफिस की बेइज्जती या प्रतिष्ठा धूमिल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहते हैं कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से काम करता है, इसी तरह कि राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह से गवर्नर काम करते हैं। विवेकाधिकार का जो है वो स्कोप बहुत कम है। सवाल इस बात का है कि राष्ट्रपति ने अपनी लीगल टीम से उन विधेयकों को जांच के रद्द किया था या केंद्र सरकार की सलाह पर रद्द किया था। दोनों ही स्थितियों में संविधान पर सवाल उठता है कि जो प्रावधान संविधान में है ही नहीं, जहां बिल्कुल क्लियर कट है कि एक बार राज्यपाल अगर विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल को वापस कर देते हैं और वो दोबारा पास करके राज्यपाल के पास भेज देती है, तो उसको स्वीकृति देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके बावजूद जो दोबारा स्वीकृति वाला विकल्प के बाद जब राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने अपने से उसको रद्द किया अपनी टीम की सलाह पर या केंद्र सरकार की सलाह पर रद्द किया। इससे पूरे आपके संविधान की अवहेलना हुई है, क्योंकि जो अधिकार ही आपके पास नहीं है स्वीकृत और अस्वीकृत करने का, तो आप अगर संविधान के कस्टोडियन के रूप में जैसे सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, वैसे देश की राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और ये राष्ट्रपति की परिकल्पना भी की गई थी या गवर्नर की, तो ये नहीं की गई थी कि वो दलगत राजनीति में जो है भाग लेंगे, उससे ऊपर उठ के की गई थी। और गवर्नर की भूमिका राज्य सरकार के साथ ये मान करके की गई थी कि ये संविधान को बनाए रखेंगे और किसी भी विघटनकारी प्रवृत्ति पर जो है अंकुश लगाएंगे। यहाँ तक कि मसौदा संविधान में प्रावधान था कि वो विधेयक वापस कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको जो है 175 पर था, फिर 200 में जो फाइनल सम हुआ 49 में, उसमें कहा गया कि नहीं। अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि जो है राष्ट्रपति के पास एक चुनी हुई सरकार में विवेक के अधिकार का क्या औचित्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है क्या राष्ट्रपति की लीगल टीम जो है उसको संविधान के बारे में नहीं मालूम, उसको प्रावधान के बारे में नहीं मालूम कि ये जो विधेयक हैं ये दोबारा पास करके भेजे गए हैं, इसमें उनका अधिकार समाप्त। क्या राज्य केंद्र की सरकार ने का सलाह दिया तो उनको जो है इसकी जानकारी नहीं, उनकी लीगल टीम को जानकारी नहीं है। मैंने संविधान का मजाक उड़ा दिया गया। अब देखिए ये जो आपका जजमेंट आया है, इस पर भी आईटी सेल सक्रिय हो गया है और अब गिनाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या हुआ, राज्यपाल ने कब कब क्या क्या किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय राज्यपाल की भूमिका मेरे हिसाब से जो दुरुपयोग होता था, वो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करके विधायकों को गिनने में दल बदल के उसमें जो मनमाना करते थे और जो सरकार बर्खास्त कर देते थे, दूसरी सरकार को शपथ दिलाते थे, वो इस तरह विधेयकों को जो है वो लटका के जो है रोकने का जो है मामला जो है नगण्य था। और अभी जो है सरकार गिराने बनाने का ही नहीं है, साथ में ये कि विधेयकों को रोक करके राज्य की जनता को ये संदेश देना कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, इसलिए इनकी कोई औकात नहीं है, ये पास करेंगे हम पास ही नहीं होने देंगे, हम लेके बैठे रहेंगे। तो सवाल इस बात का है कि अब आप ये सोचिए कि 2022 में तेलंगाना की तत्कालीन सरकार के 22 विधेयक को वहां के 22, एक दो नहीं, अभी तो 10 और 8 का मामला चल रहा है, तब 22 विधेयकों को राज्यपाल महोदय अपने जो है वो क्या कहते हैं कुर्सी के नीचे दबा के बैठे हुए थे।
पलथी मार के। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और दुष्यंत दवे जो थे वो तेलंगाना के वकील थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में विधायिकाएं राज्यपालों की दया पर निर्भर हैं, जो स्वयं में कानून बन गए हैं। माने राज्यपाल कानून बन गए हैं, जो विधायिकाएं हैं उनका कोई औकात ही नहीं है, आपसे बता। और अभी भी जो इस मामले में फैसला आया है, तो अभी भी पंजाब का मामला हो, केरल का मामला हो, आपके जो है तेलंगाना का ही फाइनल मामला हो, बंगाल का मामला हो, सब में अदरवाइज जो भी दाहिने बाएं फैसले आए हों, ये जो विधेयकों को लटकाने और इनसे संबंधित जो मामले हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आया। क्यों? क्योंकि सारे मुकदमे इंडिविजुअल हैं। मैंने बंगाल का मुकदमा बंगाल से, वो कोई संवैधानिक वैधता का सवाल नहीं है कि जो सारों को क्लब करके एक साथ जजमेंट आया हो। तो बाकी सारे मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और ये सरकार ने अपने साथ साथ भद्द पिटा दी राष्ट्रपति की। जी जी संजीव जी, जी इंदिरा गांधी ने तो ताल ठोक के इमरजेंसी लागू किया और 18 महीने बाद सारे नेताओं को छोड़ भी दिया और बोला खुले मैदान में आइए। वो चुनाव हार भी गई। तो इमरजेंसी की इतनी आलोचना होती है, लेकिन अब कौन सा इमरजेंसी चल रहा है जिसमें संवैधानिक संस्थाएं संविधान के हिसाब से फंक्शन ही नहीं कर रही। 2 सिटिंग सीएम को जेल में भेज दिया गया। जिस तरह से ईडी, सीबीआई या गवर्नर का जिस तरह से भूमिका है, खास तौर से जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है, तो इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, पहले क्या होता था ना कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस के राज में जो सत्ता का दुरुपयोग था, उसमें संविधान की धाराओं का मिसयूज किया जाता था। उन धाराओं का ही बेजा या गलत इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारें करती थी, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस की सरकारों ने सारी परंपरा डाली। लेकिन वर्तमान सरकार ने यह फैसला किया है कि हम अपने सारे धक्केशाही का इस्तेमाल बिना संविधान के धाराओं के करेंगे। संविधान के धाराओं का कोई इस्तेमाल ही नहीं। जैसे संविधान की जो धाराएं हैं उसकी भी इनको परवाह नहीं है। संविधान की धारा, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी आपको, कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर तो इमीडिएट ही चुना जाना चाहिए था कम से कम। और भारत के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार 2 महीने 2.5 महीने बाद चुना गया था डिप्टी स्पीकर, और एक बार शायद 3 या 4 महीने बाद चुना गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है 70 साल में कि आज 6 साल होने को आए हैं, लोकसभा के पास डिप्टी स्पीकर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और वो जो पिछले हुए चुनाव से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, नोटिस हो चुका है। बाकी आगे उसमें भी क्या हुआ है मुझे नहीं पता। तो मानना यह है कि ये संविधान की धाराओं के इस्तेमाल क्या करेंगे, संविधान की धाराओं को मानना ही ये मुनासिब नहीं समझते हैं। जैसे ये गवर्नर का जो मसला है, ये बिल को या तो मंजूर करेंगे, डिनाई करेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अनिश्चित काल के लिए बिल को तो लेके बैठ ही नहीं सकते। ये तो संविधान में कहीं प्रोविजन करता ही नहीं कि अनिश्चित काल तक आप लेके बैठ जाए बिल को, 3 साल 4 साल, तब तक विधानसभा का सत्र ही खत्म हो जाए, विधानसभा ही खत्म हो जाए, वो 5 साल का अपना मियाद पूरा करके चला जाए। तो ये तो जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उस प्रोविजन का बेजा इस्तेमाल करने के बजाय उस धारा को मान ही नहीं रहे। हम कहते हैं मानते नहीं, हम अपने हिसाब से, हमारा संविधान है जो हमारे कागज में, हमारे जेब में है, हम जो कहेंगे वही सही है। और आप ये बताइए, पहली बार यह भारत के इतिहास में सुना हुआ ना कि किसी गवर्नर ने कहा कि हम बजट सेशन नहीं बुलाएंगे। किसी स्टेट के बजट सेशन बुलाने से पंजाब में इंकार कर दिया। बताइए, भारत के इतिहास में का 70 साल में आज तक कभी हमने खबर तो नहीं पड़ी थी कि राज्य के बजट सेशन को। क्या बताइएगा कि पहली बार इस सरकार के अंदर ही हुआ ना कि जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, जो सरकार का एक तरह से सरकार द्वारा तैयार किया हुआ, जो सरकार के निभाए गए वादे या सरकार के जो होने वाले वादे हैं, उसका एक मतलब की घोषणा होती है, उसमें से अपने हिसाब से प्रोविजन डिलीट कर दे। ये रवि साहब ही थे जो तमिलनाडु में उन्होंने पढ़ते हुए कर लिया, जबकि उसमें है कि उनको पढ़ना है, वही पढ़ना है जो उसमें लिखा हुआ है, संविधान का प्रोविजन है। लेकिन रवि साहब ने नहीं पढ़ा। सवाल यह है कि देखिए, जब गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स की बात आई थी तो नेहरू जी ने एक बात कही थी कि हमें ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जो अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट हो, और उसमें विद्वान हो, हिस्टोरियंस हो, साइंटिस्ट हो, इस तरह के लोगों को गवर्नर के पोस्ट पे हम लोग भेजें, ताकि एक अच्छी परंपरा भी रहे और सरकारें भी अच्छे ढंग से काम करती रहे राज्यों के अंदर। धीरे धीरे इस पद के गरिमा को गिराया गया। कांग्रेस की सरकारों के समय से ही गिराना शुरू हुआ, और अब तो हालात ये है कि
मस्ट भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यकर्ता को बनाया जाता है और उसको एक ही संदेश दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता या वो ब्यूरोक्रेट जो उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हो। जैसे रवि साहब हैं, रवि साहब 1974 या 75 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, केरल कैडर के थे, सीबीआई में भी रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं। जिनको पहले नागालैंड दिया गया था कि नागालैंड में वहां के इंसर्जेंसी को खत्म करेंगे, फिर इनके बाद इनको शायद मेघालय भेजा गया, वहां से इनको तमिलनाडु भेज दिया गया। तो या तो ब्यूरोक्रेट लग रहे हैं जो सरकार के प्रति बहुत ही घोर निष्ठा रखते हैं और एकदम लेटने को तैयार होते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट लगाए जाते हैं गवर्नर, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो रिटायर्ड बंदे होते हैं जो पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं और जिनको बुढ़ापे में एक सुख सुविधा देनी होती है और उनको कहा जाता है कि आप सुख सुविधा लीजिए और केंद्र के इशारे पे सारा काम कीजिए, और वो वैसे या तो लोग लगाए जा रहे हैं। तो पद की गरिमा भी खत्म हो चुकी है समय के साथ, गवर्नर के पद की गरिमा। तो ये जो एक मसला आ गया है ना, कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, मैं समझता हूं कि अगर केंद्र सरकार में थोड़ी बहुत भी शर्म होगी, थोड़ी बहुत भी इनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी, गवर्नर को भी थोड़ी बहुत शर्म होगी, क्योंकि गवर्नर खास करके तमिलनाडु के गवर्नर और आरिफ मोहम्मद खान जैसे गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान साहब कांग्रेस की परंपरा से निकले हुए और अलग अलग धाराओं से निकलते हुए, बहुजन आंदोलन से भी जुड़ते हुए, बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो वो जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब है, जो किसी जमाने में मुस्लिम महिला बिल पे शाहबानो केस पे एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम के रूप में जिनकी पहचान बनी थी आरिफ खान साहब की, जो कहा जाता था कि इतना प्रोग्रेसिव और लेफ्ट किस्म का मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम महिलाओं की राइट बात कर रहा है, वो केरल में बैठ के संविधान की धाराओं की सारी धज्जियां ही उड़ा रहे थे, पूरे की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे वहां पे। एक भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो संविधान प्रदत्त काम हो आरिफ साहब ने। तो सवाल ये है कि पद की गरिमा टोटली खत्म हो चुकी है, गवर्नर के पद की गरिमा। और जहां तक आपने एक राजभवन की बात करी, तो राजभवन में ये आप सही बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन विधानसभा के अंदर जो विधायक के नॉमिनेशन, वाइस चांसलर के नॉमिनेशन, हर जगह जो है गवर्नर साहब जो है जो तय क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करते। सब कहने उसमें सब कुछ 2 and 2 सरकार का, 2 मेरा, इस तरह का गेम पूरे देश में चल रहा है। और शिक्षा तो डायरेक्ट गवर्नर के कंट्रोल में आता है। हायर एजुकेशन स्टेट का आप किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए, हायर एजुकेशन स्टेट का जो है वो शिक्षा का केंद्र नहीं है। हायर एजुकेशन जो कोई भी स्टेट का है वो पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। वो एक दुधारू गाय है जहां से डेली दूध दुहा जा रहा है। वहां पे शैक्षणिक कार्य कैसे चल रहा है उस पर गवर्नर की और सरकार की कोई चिंता नहीं। जी जेपी सर, कांग्रेस ने कानून की धाराओं, संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल किया और बीजेपी उन धाराओं को ध्वस्ती करके काम कर रही। ये डिफरेंस बता रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, बात जो है कांग्रेस की सरकार के समय धाराओं के परसेप्शन का था। कोई भी धारा है उसकी आप व्याख्या कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो जब जब धारा की व्याख्या करने का जो है मैं लगा कि ये मिसयूज हो रहा है, तो मामले कोर्ट में जाने लगे। जैसे कैसे कोर्ट ने भी मान ली तमिलनाडु वाले मामले में किया, तो कोर्ट में जाने लगे। और कोर्ट ने जो मुख्य रूप से हमने बताया कि पहले जो है आपका क्या कहते हैं, सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, आपके एमएलए की संख्या गिनने के लिए, इन सब मामलों में धाराओं की व्याख्या का जो है दुरुपयोग करके मान लीजिए कि राज्यपाल अपने राजनीतिक निष्ठा से फैसला करते थे। लेकिन वो जब बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगी और सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई के मसले में निर्धारित कर दिया कि राजभवन में नहीं, विधायकों की संख्या विधानसभा के पटल पर गिनी जाएगी, तब से काफी हद तक ये मामला सेटल हो गया। तो ये नहीं था कि ये इन्होंने 25 जो है विधेयक कर्पूरी ठाकुर द्वारा पास किए गए को कांग्रेस ने भी ढेल कर दिया। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह के जो है द्वारा पारित, सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयकों को रोक दिया। तो ये सब बातें नहीं थी। अभी तो इन्होंने हर तरफ बढ़ा दिया। आप जैसे अगर राज्य सरकार कहे कि हम बजट सेशन बुलाइए और गवर्नर के हम नहीं बुलाएंगे, राज्य सरकार कहे, महाराष्ट्र की सरकार तत्कालीन कि जो है वो क्या कहते हैं स्पीकर का चुनाव करने के लिए जो है वो सत्र आहूत कीजिए, और गवर्नर कोश्यारी साहब कहें कि नहीं, हम जो है नहीं बुलाएंगे।
और नहीं है बुलाया उन्होंने जब तक जो है वो खेल फर्रुखाबादी के परिवर्तन होके सब चीजें नहीं हो गई तो। और उसमें संदिग्ध भूमिका सुप्रीम कोर्ट की भी हो जाती है, क्योंकि अंततः मामला वहां जाता है और वहां से जो है कोई लीनियंट जज बैठा और लीनियंसी के द्वारा लिपिट लिपिट किया तो उसी में सारा खेल खत्म हो गया। विपक्ष टर टर टे टे चिल्लाता रहे, आपके बता रहे। तो संजीव भाई ने बिल्कुल ठीक किया। वो धारा के परसेप्शन या धारा की व्याख्या का था, उस व्याख्या का हम अपने पक्ष में, अपनी राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में, अब यहाँ तो उसका व्याख्या का सवाल ही नहीं है। जो प्रावधान में आपको अधिकार नहीं, उससे राष्ट्रपति तक से जो है आदेश करा दिया। अब इसको क्या कहेंगे आप, जिसका कोई प्रावधान ही नहीं है? तो क्या देश क्या संविधान से ऊपर चल रहा है? संविधान के बाहर है ये देश। कानून के शासन और संविधान की अवधारणा से अलग हो गया। और चाहे जिन भी परिस्थितियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो फैसला किया है, ये बहुत ही अनुकरणीय, स्तुत्य और हर तरह से जो है प्रशंसा का जो है मतलब वो है। और बल्कि इसको जो है और विस्तारित करते हुए एकदम इसको जो है एक प्रकार से कानून की किताबों में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि जैसे बोमई वाले मामले को ऐसा बोमई का उदाहरण देते हुए डिस्टेबलाइजेशन में काफी कमी आ गई, उसी तरह जो है इस तरह राज्यपालों की भूमिका में जो है क्या कहते हैं वो आ जाए। बजाय राज्य सरकार की सहायता के आप केंद्र के द्वारा बैठ के आप जो है राज्य सरकारों को हतोत्साहित करते हैं। तो किस बात के लिए चुनाव हुआ? आप अपना ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बैठ के चलाइए। जी संजीव जी, तो मिला जुला कर अगर देखिए तो इस मसले में सिर्फ गवर्नर नहीं, पूरा तंत्र है। केंद्र सरकार भी शामिल है, राष्ट्रपति ऑफिस भी शामिल है। तो मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो एक तरह से पूरे व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी है ना, व्यवस्था के ऊपर, नॉट इंडिविजुअल गवर्नर, पूरी व्यवस्था पर टिप्पणी। इसको ऐसे देखा जाए, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, बहुत दिनों के बाद मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला नजर आया है जिसका मतलब कि आप लंबे समय तक चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी कई फैसला आया, मुंबई का एसर मुंबई का फैसला आया था, अरुणाचल प्रदेश वाले में भी एक इम्पोर्टेंट फैसला आया था देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर्स को लेकर, और ऐसे कुछ फैसले पहले भी आते रहे हैं। देखिए, बात यह है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ये हो भी जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद भी सरकारों के, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यशैली में कोई अंतर आएगा? क्योंकि बेसिकली हमाम में सारे नंगे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो अकेला हम भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को हम इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। और आपको ऐसे कई गवर्नर मिल जाएंगे इस देश के इतिहास में, जो बहुत सारे गवर्नर तो आराम करने जाते हैं राजभवन में, पूरी तरह से आराम करते हैं। बहुत सारे गवर्नर ऐसे जाते हैं जो सेंटर के टूल बन जाते हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर गवर्नर होते थे, कांग्रेस के बहुत ही प्यारे गवर्नर होते थे, रमेश भंडारी साहब। इसी तरह से एकदम जो 5-7 बदनाम गवर्नरों की जब लिस्ट बनेगी तो उसमें पहला नंबर भंडारी साहब का ही आएगा। उससे पहले भी 1-2 गवर्नर रहे होंगे, लेकिन मेरे जहन में अगर कुछ बदनाम जो मतलब कि संविधान की धज्जी उड़ाने वाले गवर्नरों में नाम आएगी तो जिसमें उनका नाम आएगा, रमेश भंडारी साहब का आएगा, आरिफ मोहम्मद खान साहब का आएगा, ये रवि साहब का आएगा। ये सब वो गवर्नर हैं जो बूटा सिंह जिन्होंने बिहार सरकार को बर्खास्त कर दिया था, बूटा सिंह का नाम आएगा। ये वो गवर्नर हैं जो एकदम समझ लीजिए कि भारत के इतिहास में ये जो एक संवैधानिक पदों पर बैठने वाले जो लोग हैं उसमें बदनुमा दाग टाइप लोग होंगे। ये जो जिनका नाम अगर रमेश भंडारी का ले लें, बूटा सिंह का ले लें, अभी जो 2 वर्तमान गवर्नर साहब बैठे हुए हैं इनका ले लें, तो इन्होंने तो बहुत मतलब कि संविधान की सारी धज्जियां उड़ा दी। और इन्होंने अपोजिशन स्टेटों को टारगेट किया। जहां जहां भी देखिए, झारखंड को टारगेट कर रहे हैं, कर्नाटक को टारगेट कर रहे हैं, तेलंगाना को टारगेट करते रहे, ये क्या कहा जाता है आंध्र प्रदेश को टारगेट करते रहे, ये तमिलनाडु को टारगेट करते रहे, केरल को टारगेट करके, यहीं भी पंजाब को टारगेट करते रहे। पंजाब में भी चूंकि विपक्ष की सरकार है, तो ये जो इस तरह की जो हरकतें जो हो रही है, तो इससे मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। अब जो है बाकी राज्यों के जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, जैसे केरल का केस लगा हुआ है, इसी ढंग से और राज्यों ने भी चुनौती दे रखी होगी। अब उसमें केंद्र सरकार का स्टैंड देखने वाला होगा कि केंद्र सरकार क्या स्टैंड लेती है। अगर उसके बावजूद केंद्र सरकार इस फैसले के बाद भी वहां बेशर्मी से खड़ी हो जाएगी तो आप मान के चलिए कि इनका ईमान दीन सारा खत्म हो चुका है। और दिलचस्प बात है, सबसे बड़ी बात है कि कल से मैं देख रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल तो मतलब कि इस पे थोड़ा सा रिएक्ट कर रही है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का तो इस पे इसलिए भी इंटरेस्ट है कि फेडरलिज्म में एक छोटे से स्टेट में होता है और उनको लगता है कि ये हमारे राज्य के, एक हम तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु के पे कब्जा कर लेंगे,
केरल में है तो केरल में जैसे वहां क्या कहा जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, टीएमसी एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य तक सीमित है। इनको लगता है कि वाकई में हमें फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। कांग्रेस जैसी पार्टी कभी भी ईमानदारी से नहीं चाहेगी कि गवर्नर का पद निष्पक्ष रहे। ये बड़ी फैक्ट बात है, क्योंकि कांग्रेस को ओवरऑल जो माइंडसेट है कि हम ऑल इंडिया राज करते रहे, तो ऑल इंडिया जब राज करते रहे तो सेंटर का सीधा कमांड स्टेटों के ऊपर हो। अगर कांग्रेस के टाइम में अगर विपक्षियों की सरकार होगी कहीं पे, तो कांग्रेस में इसी माइंडसेट से काम अभी तक करती रही है। अब आगे राहुल गांधी कुछ सुधार करें और अगर दिल्ली की सत्ता में आएंगे तो देखने वाला होगा कि राज्यों में वो कैसा बर्ताव करेंगे। तो ये जो नेशनल पार्टियों के माइंडसेट से भी ये देखना होगा कि ये सेंटर जो है स्टेट को किस एंगल से देख रहा है, स्टेट को कैसे वो कंट्रोल करना चाहता है, और खास करके उन सब्जेक्ट में जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं। सेंटर के सब्जेक्ट में तो स्टेट इंटरफेयर करता नहीं, कंकरेंट लिस्ट में भी स्टेट इंटरफेयर अगर करता है तो एक सीमा तक करता है। तो स्टेट सब्जेक्ट में है जहां पर उनका अपना राइट है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर कोई बिल लेके आ रहा है और उसको केंद्र रोक दे, तो ये देखिए कि फिर इसका मतलब है कि आप क्या है, फिर आप राज्यों में चुनाव ही बंद कर दो। अगर आपकी मर्जी से है, राज्य से नॉमिनेटेड जो गवर्नर होंगे सेंटर से, वही राज्य चला ले। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, और इसको मतलब कि राजनीतिक दलों को थोड़ा सा लोक लाज के हिसाब से इस जजमेंट का स्टडी करना चाहिए, बेशर्मी से नहीं कि हमने शासन करना है सिर्फ। जेपी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नहीं, बस संजीव भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। और सवाल इस बात का है कि असली बात है कि जो राजनीतिक ईमानदारी देश के प्रति, जनता के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए, वो वास्तव में नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो चुनाव घोषणा पत्र में आप कहते हैं, तो जो आप कहते हैं वो आप करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें तो डिबेट होता है। लेकिन जो हिडन आपका जो चुनावी जो तीर रहता है, जिसको कि आपकी सरकार बनने के बाद, अब जैसे जब बात हो ही रही तो बताइए, जो तेलंगाना में 400 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की जंगल काटा जा रहा है साइंस पार्क के लिए, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक टांट कर रहे हैं कि जीजा जी उसमें जो है साइंस पार्क बनाएंगे। अब जीजा जी समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर के जीजा जी कौन है। तो सवाल इस बात का है कि क्या वहां की सरकार ने चुनाव लड़ते समय कहा था कि हम ये 400 एकड़ जंगल कटवा के जो है वो क्या कहते हैं हम ये करेंगे? क्या प्रधानमंत्री ने या भाजपा ने कहा था कि जो है हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो अडानी अंबानी के बाद ही दुनिया और देश रहेगा, चाहे जो है मतलब लोग रसातल में चले जाए? तो जो हिडन एजेंडा पूरा करने लगते हैं, सारी गड़बड़ी उसी के लिए राज्यपाल सेट करो, तो ये करो तो वो करो, फिर दूसरे राज्यों को डिस्टेबलाइज करो ताकि उनके घुटने के बल पर रहें और वो तुम्हारी किसी भी चीज का विरोध न करें। तुम्हारे जो लूट कांड है उसमें वो जो है किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न न करें। अगर बंगाल ही प्रतिरोध उत्पन्न कर दें तो झारखंड से बिजली आपके बांग्लादेश नहीं जा सकती। ये निर्विवादित सत्य है, जान लीजिए आप। और झारखंड से बांग्लादेश किसकी बिजली जा रही है ये भी सबको जग जाहिर है, कोई जरूरी नहीं कि बार बार नाम लिया जाए तभी पता चले। तो ये सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे। तो बात असली है कि जब आपकी ईमानदारी नहीं है, आप ईमानदार जो है नहीं है, आप जनता के प्रति ईमानदार नहीं, जनता के प्रतिनिधि के नाम पर चुन कर आप अपने निजी स्वार्थ और अपने मित्रों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहेंगे, तो ये सब गवर्नर फॉर्नर का दुरुपयोग तो होता ही रहेगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक ईमानदारी सिर्फ बोलने से नहीं, वो कार्य रूप में दिखना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बहुत कोसते हैं। हम लोग तो सरेआम बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी के कंट्रोल में सरकार चल रही है। अभी क्या हुआ कि झारखंड के अंदर जो गोड्डा पावर प्लांट है उसके जमीन के अलॉटमेंट को लेकर हेमंत सोरेन ने कोई कमेटी बनाई है, कोई राज्य के मंत्री उसकी जांच कर रहे हैं कमेटी की, कि जमीन वो जो है शायद आदिवासियों की जमीन थी, इतने बड़े सस्ते में उसको पट्टे पे नहीं दी जा सकती थी, कोई लॉ को वायलेट किया गया, ऐसी कोई बात उठी थी, तो एक जांच कमेटी बना दी गई है। अब वो जांच कमेटी बनाए जाने के बाद ही कुछ दिनों बाद अडानी साहब सीधा प्लेन से लैंड कर जाते हैं रांची, और शिबू सोरेन साहब के साथ उनकी मीटिंग होती है और पूरा फोटो भी आ जाता है। अब उसी के बाद से संदेह का एक शुरू हो गया कि जो कमेटी बनाई गई उसके बाद अडानी साहब सक्रिय हो गए और झारखंड पहुंच गए, और अब सब मामला दब जाएगा। इसी ढंग से आपको याद होगा कि रेवंत रेड्डी जो है उनसे सीधा अडानी साहब मिलने पहुंच गए थे, लैंड कर गए थे हैदराबाद।
फिर उन्होंने कुछ डोनेशन देने की बात करी थी 100-200 करोड़, उस पर बड़ा हंगामा हुआ, तो फिर शायद हाईकमान अलर्ट हुआ कि भाई बदनामी बहुत होगी, तो रेवंत रेड्डी साहब को कहा गया कि आप पैसे वापस कीजिए या जो है वापस कीजिए अडानी को। ये तो सवाल ये है कि जो कांग्रेस शासित राज्य जो है, इसी ढंग से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो पावर को लेकर जो झगड़ा चल रहा है या हसदेव के जो जंगल कट रहे हैं, तो उसमें जो वर्तमान बीजेपी की सरकार और पिछले जो भूपेश बघेल की जो सरकार थी, उनके कार्यप्रणाली में कोई खास अंतर नहीं है। वो कार्यप्रणाली दोनों के राज्यों के समय में कुछ बड़े कारपोरेट घराने छत्तीसगढ़ को डील करते रहे और उसी के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकारें चलती रही। तो इसमें निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसके अपने कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है कि हम सब कितने ईमानदार हैं, क्या कारपोरेट के कंट्रोल से कोई भी बाहर है, या कारपोरेट जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, आपके पॉलिटिकल पार्टी के चंदे के लिए भी जरूरी है कारपोरेट, लेकिन क्या जनता के कॉस्ट पे? जनता सर्वोच्च कि कारपोरेट सर्वोच्च? कारपोरेट तो इंदिरा गांधी के टाइम में आते थे, राजीव गांधी के टाइम में भी आते थे, तो उस समय कारपोरेट दरवाजे पे बैठता था, 2-2 घंटे इंतजार करता था। अब जो है कारपोरेट के दरवाजे पे पॉलिटिशियन इंतजार करते हैं। कारपोरेट की शादी में नेता ऐसे उछल के जाते हैं शादी में, जैसे लग रहा है कि कभी वो शादी में भोजन ही नहीं किए हो, किसी के शादी में इन्वाइटेड ही ना रहा हो पहले। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। नव उदारवादी मनमोहन सिंह इसके लिए जिम्मेवार रहे हैं, जो ये नव उदारवादी पॉलिसी जो आई, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, ये सारे जो थे, ये सारे लोगों ने उसके जनक थे। अब जिसका भी दबाव हो, वर्ल्ड बैंक का हो, IMF का हो, और मोदी जी तो खैर उन्होंने स्पीड पे कर ही दिया है। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल जो हमारा जो कैरेक्टर है ना, वो कंट्री का वो टोटली बहुत ही नीचे चला गया है। पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर चला गया है, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। राइट जो हो जाता है लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट जो है राइट हो जाता है। कब कौन किधर हो जाए इसका भी अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपका बहुजन पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ, अब वो भाजपा के डर से कोई बोलता ही नहीं, एक लाइन बोलते ही नहीं, तो ये एक बड़ी स्थिति खराब है। तो उसमें यह है कि पॉलिटिकल कल्चर की बात है, और उस कल्चर को कैसे ठीक किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट मसला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दे दिया है, लेकिन इस फैसले पे राजनीतिक दल में कितनी शर्म आती है? सबसे पहले तो शर्म आएगी, शर्म आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा कुछ अपने आप में रिफॉर्म लेके आए। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया संजीव जी और जेपी सर। और न्याय जो है होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाउ।